आप चूंकि HR एक्सपर्ट भी हैं, आप कंसल्टेंसी भी फराहम करते हैं, तो ज़रा बताइए कि एक नौजवान जो पास आउट होगा और नौकरी के लिए जाना चाह रहा है, उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? जो सबसे मेन फैक्टर आता है वो आपकी रिज्यूमे राइटिंग का आता है। सही है। प्रॉपर अगर आपका रिज्यूमे बना हुआ है और अगर आपको पता है कि हमें हंटिंग कैसे करनी है जॉब की, तो अपनी जॉब्स वो आराम से ले सकते हैं। मतलब हमारे एक आम परसेप्शन ये है, एक फ्रेश स्टूडेंट है, अगर उसकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उस यूनिवर्सिटी की अच्छी स्पेशलाइजेशन है पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जिसपे उसने पास आउट किया है, तो उसके मुकाबले में एक ऐसे स्टूडेंट को प्रायोरिटी दी जाती है जिसका यूनिवर्सिटी रैंकिंग अच्छी होती है। क्या इस मिथ में कोई सच्चाई है? ये बिल्कुल सच्चाई है। फास्ट यूनिवर्सिटी और कॉमसाइड की, और अगर हम मैनेजमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, तो मल्टीपल एड्स के अंदर आप कोई भी जंग न्यूज़पेपर या डॉन न्यूज़पेपर देखेंगे तो मल्टीपल एड्स के अंदर स्पेसिफाई किया हुआ होता है यूनिवर्सिटीज के नाम। जो नौजवान बाहर जाना चाहते हैं तो कौन सी स्किल्स हैं जिनकी ज़्यादा हाई इन डिमांड? जैसे मैंने सुना यूके में जो है वो मेडिकल वाली जो स्किल है वो हाई इन डिमांड, नर्सिस वाली जो स्किल है वो हाई इन डिमांड है। इस तरह कौन सी स्किल्स हैं? क्योंकि आजकल तो हमारे हर दूसरा बंदा IT एक्सपर्ट है, ये भी याद रखिए। जिसका साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स या आर्ट से ताल्लुक है, उनकी अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा डिमांड्स हैं। तो इट मीन्स के मैनेजमेंट वालों की इतनी ज़्यादा नहीं है। जो यंगस्टर्स बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, उन्हें किन ममालिक के लिए अप्लाई करना चाहिए जहाँ पे वो उनके लिए जाना आसान है, और किन ममालिक मुश्किल है? आप बोलते हैं मुझे सबसे तेजी से मेरा काम हो जाए, तो यूके का कंट्री है। जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, USA और आयरलैंड, ये 5 कंट्रीज है। ठीक है। ये 5 जो है आपके हैवी बजट कंट्रीज कहलाते हैं, या मैं इनको हाई बजटिंग कंट्रीज भी कहता हूँ। मीडियम बजट्स के अंदर आपके यूरोपियन कंट्रीज है सारे। अक्सर लोग जो है पाकिस्तान से बाहर जो है वो सेटल होना चाहते हैं। आपके पास भी लोग आते होंगे, फैमिलियां आती होंगी, पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, ये मसला है, वो मसला है। बाहर जाने के लिए जो लोग ज़ाहिर विलिंग है उनको तो कोई रोक नहीं सकता। कौन से ममालिक लोग एक तो आपके पास आते हैं कि भाई यहाँ जाना है, दूसरा ये है कि आपके ख्याल में कौन सा मालिक जाया जा सकता है आसानी से? आज वो टाइम है प्रोफेशनल्स जिनके पास बैचलर्स, मास्टर्स, PhD की डिग्रीज, मेरे पास यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स, इवन VCs, जब वो ये बात मुझसे आके कहते हैं कि आप हमें किसी भी कंट्री भेज दें, क्विक फॉरवर्डिंग ऑप्शन हो, मैं जल्द से जल्द पाकिस्तान से एग्जिट ले लूं। आजकल हर दूसरा शख्स कहता फिर रहा है भाई ये UAE का वीज़ा हमें क्यों नहीं मिल रहा, हमारा वीज़ा कैसे लगेगा? लोग तो कहते फिर रहे हैं भाई किस तरीके से UAE जाना है, दुबई तो घूमने भी नहीं जा सकते। मामला क्या हुआ ये? पिछले 6 महीने में मेरी को जो तकरीबन 3 से 4 दफ़ा हमारे जो कराची में CG साहब हैं उनसे मेरी मुलाकात रही, और सवाल मैंने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड उनसे इसी तरह का सवाल किया कि ये किस तरह का मामला है। तो उन्होंने 2 चीज़ आइडेंटिफाई की जो मेरे लिए बड़ी अफसोस वाली बात, कि पाकिस्तान में अगेन जो 2 नंबरी हैं, पहले 2 नंबरी क्या, वो आपने समझा होगा कि हमारे यहाँ लोग जो उम्र वीज़ा लगवा के या विजिटर वीज़ा लगवा के वहाँ पे भीख मांगते हैं। दूसरी चीज़, डॉक्यूमेंटेशन में जितनी 2 नंबरियाँ होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप CNN पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं नवाज़िश अली हूँ। आज हम बात करेंगे एक इंतहाई अहम मौजू है, और मौजू है यूथ का। और यूथ से मुंसलिक जब हम मौज़ूआत पे बात करते हैं तो सबसे अहम मसला होता है तालीम का। और तालीम के बारे में जब आप बात करते हैं तो ज़ाहिर डोमेस्टिक एजुकेशन और बाहर जाके पढ़ने का भी एक पाकिस्तान में बहुत अरसे से एक रुझान है। और हमने देखा है कि बहुत सारे जो नौजवान हैं वो चाहते हैं कि मुल्क से बाहर जाके पढ़ें। फिर साथ साथ कुछ नौजवानों की ये सोच होती है कि वो मुल्क से बाहर जाकर अपने मुल्क की खिदमत करें, यानी अगर वो यहाँ से पढ़ते हैं तो वो बाहर जाएं और वहाँ पर काम करके, ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी अमाउंट, बहुत बड़ा फिगर जो है पाकिस्तान में ज़र बातला का जो है वो बाहर से आता है। तो एक तो वो कैटेगरी, और कुछ लोग जो है पाकिस्तान से बाहर जाके सेटल होना चाहते हैं, उनकी फैमिलियां हैं। तो ये सारे मौज़ूआत जो हैं ये कंसल्टेंसी के उसमें फ्रेटर्निटी में आते हैं। तो इस मौजू पर और नौजवानों की करियर काउंसलिंग के हवाले से जो मौजू है, इस पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है शाहज़ेब रईस साहब को, और जो कि स्पार्क कंसल्टेंसी के जो है वो चेयरमैन हैं, और साथ ही साथ वो एक अच्छे करियर काउंसलर हैं। पिछले 14-15 साल का उनका एक करियर है अपना, और वो नौजवानों को गाइड भी करते रहते। तो हमने सोचा क्यों ना उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम शाहज़ेब साहब। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू सो मच, आप आए, हमारे लिए भी एजाज़ की बात है आप तशरीफ़ लाए। और नौजवानों का ज़ाहिर है बहुत अहम किरदार है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तरक्की में और मुस्तक़बिल में बहुत किरदार है। सबसे पहले ये बात बताइए कि आम तौर पे हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट पास आउट होते हैं,
उसके बाद ज़ाहिर है उनका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने जो एजुकेशन हासिल की है उसके मुताबिक, डिग्री के मुताबिक हम कहीं जॉब अप्लाई करें। लेकिन अक्सर देखा गया है कि पास आउट होने के बाद अक्सर स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिल रही होती, इसकी वजह से वो डिस्करेज हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि वो कुछ बुनियादी गलतियां कर रहे होते हैं, यानी कि वो जो अपनी सीवी जमा करा रहे होते हैं, उसमें जो अपना बायोडाटा दे रहे होते हैं, जिस तरीके से वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो उसमें गलती करते हैं। फिर वो कहीं पे आजकल ज़ाहिर आपको पता प्रोफेशनल नेटवर्क से तो वहाँ पर भी अवेलेबल नहीं होते, तो एचआर के एक्सपर्ट्स तो बहुत जो है वो छुरी कांटे लेके बैठे होते हैं। तो आप चूँकि एचआर एक्सपर्ट भी हैं, आप कंसल्टेंसी भी फराहम करते हैं, तो ज़रा बताइए कि एक नौजवान जो पास आउट होगा और नौकरी के लिए जाना चाह रहा है, उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? अच्छा देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये पार्शियली दोनों साइड ऑफ स्टोरीज को देखना ज़रूरी होगा, इंडस्ट्री के बेसिस पे भी और एकेडेमिया के बेसिस पे भी। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर इश्यूज स्टूडेंट्स के अंदर है तो वहाँ पर एकेडेमिया के अंदर भी इश्यूज हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर आपने अपनी जहाँ से यूनिवर्सिटी से एजुकेशन की है, डेफिनेटली उसकी वैल्यू को आपने समझना है। वैल्यू यूनिवर्सिटी की जो एक रैंकिंग होती है और यूनिवर्सिटीज़ के अपने जो डिपार्टमेंट्स हैं उसकी जो स्पेशलिटी क्या है। जैसे अगर हम आईटी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो फास्ट यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में, कॉमस्टडी यूनिवर्सिटी, इसकी एक अपनी रैंकिंग है। और अगर हम किसी बिजनेस इंस्टीट्यूशन की बात करें तो IBA, CBM, ज़ैबिस्ट, ये इस तरह के इंस्टीट्यूशन लम्स आ जाता है। तो एक तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि उस यूनिवर्सिटी की स्पेशलिटी क्या है। क्योंकि देखिए, एक जो डॉक्टर होता है वो जब स्पेशलाइजेशन कर लेता है, अगर वो पीड्स का डॉक्टर बनता है और अगर आप उसको कोई ऑर्थोपेडिक का उसको एक आप मामला जो आप मतलब वो जितनी भी चीजें अगर आप चेक करवाने जाएंगे तो उसका कोई फायदा ही नहीं होगा, वो आपको उसको सोल्यूशन नहीं दे सकते प्रॉपरली। तो इसलिए एक तो प्रॉपर आपकी यूनिवर्सिटी की रिसर्च होनी चाहिए, और दूसरी बात ये कि जब यूनिवर्सिटी से बच्चा पास आउट होता है ना, तो कुछ मिस्टेक्स यूनिवर्सिटीज की तरफ से भी होती हैं। वहां पर करियर फेयर्स प्रॉपर्ली बेसिस पे नहीं होते, इंडस्ट्री कनेक्शंस उनका इस तरह का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क नहीं होता कि वो अपने स्टूडेंट्स को वो प्रॉपर्ली अकोमोडेट करवा सके किसी इंडस्ट्री के अंदर। उनके प्रॉपर इंटर्नशिप्स का प्रोसीजर कहीं पर भी नहीं होता। फोकस ये होता है कि ढेर सारे बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन ले, कमर्शियल बेसिस के ऊपर यूनिवर्सिटीज काम कर रही होती है, जिनके एडमिशन आ रहे होते हैं, और उसके बाद उनके 4 साल तक मुख्तलिफ सिर्फ क्लासेज हो रही होती हैं, कोई इंडस्ट्री सेशंस नहीं होते होंगे। तो जब तक आपको एक इंडस्ट्री नॉलेज नहीं पता चलेगी, आपके पॉडकास्ट से सिर्फ एक और बात हाईलाइट करूं कि यूनिवर्सिटीज के जो लेक्चर्स और प्रोफेसर्स होते हैं ना, उन्होंने PhD किया हुआ होता है, पोस्ट डॉक्टरेट किया हुआ होता है, रिसर्च वर्क किया हुआ होता है, लेकिन वो खुद भी कभी इंडस्ट्री नहीं गए होते। अब जब वो खुद भी कभी इंडस्ट्री नहीं गए तो बच्चे को इंडस्ट्री की प्रैक्टिसेस के बारे में क्या समझाएंगे? मतलब कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियर बन रहा है जी, और वहां पर जो उसको पढ़ाने वाला है वो खुद किसी फैक्ट्री में उसने काम नहीं किया तो वो कैसे किसी स्टूडेंट को नॉलेज शेयर कर सकता है इंडस्ट्री के हवाले से? ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं गैप इंडस्ट्री जो मतलब एकेडेमिया का भी है, और अगर हम बात करते हैं बच्चे के हवाले से, सही है, तो उसमें जो सबसे मेन फैक्टर आता है वो आपकी रिज्यूमे राइटिंग का आता है। सही है। प्रॉपर अगर आपका रिज्यूमे बना हुआ है और अगर आपको पता है कि हमें हंटिंग कैसे करनी है जॉब की, और तीसरी चीज जो मैं हमेशा कहता हूँ वो नेटवर्किंग है आपकी। एक स्टूडेंट के पास 4 साल का जो टाइम होता है यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मुख्तलिफ कंपनीज आ रही होती हैं, सेशंस भी करते हैं, जॉब फेयर्स भी हो रहे होते हैं, तो सिर्फ स्टूडेंट को ही देखना चाहिए था आपने 4 साल में कितना नेटवर्क बिल्डअप किया है। मुख्तलिफ जो सेशंस हुए पूरी कराची में, तो मुख्तलिफ सेशंस होते हैं, पाकिस्तान में होते रहता है। आप सेशंस में जाएं, अपना मेंटोरशिप को आप देखें, आप अपने मेंटोर्स बनाएं, आप अपने इंडस्ट्री को देखें कि उनके HR की प्लानिंग्स क्या हैं। मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर जून में और दिसंबर में वेबसाइट्स के ऊपर जॉब्स लगी हुई होती हैं, इंटर्नशिप्स लगी हुई होती हैं, MTU प्रोग्राम्स होते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर प्रोग्राम्स। तो उसमें एक तो प्रॉपर उनको पता होना चाहिए कि हंटिंग कहाँ पर किन वेबसाइट्स पे जाके होगी। दूसरी चीज़ ये रिज्यूमे को बेहतर अंदाजा बनाया जाए। हमारे यहाँ क्या होता है नॉर्मली कि एक रात पहले जब जिस दिन हमारा नेक्स्ट इंटरव्यू होता है, हम जाते हैं करीमाबाद और जाके मतलब 500 रुपीज़ देता है, हमारे रिज्यूमे बना दे, या हमने किसी अपने फ्रेंड को बोला आप हमें ईमेल कर दीजिए, एंड देन वो हमने अपना सिर्फ नाम एडिट किया, उसमें बाकी तमाम चीज़ें स्किल्स। अब आप मुझे बताएं कि एक स्किल्स आपकी और मेरी कैसे सेम हो सकती है? हमारी स्किल्स डिफरेंट है, हमारा नेचर डिफरेंट है, हर चीज़ डिफरेंट है। हम लेकिन जो स्टूडेंट्स क्या कह रहे होते हैं कि हमने तो सेम यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, सेम कोर्स है, सेम GPA, तो एक ही तरह की CV बन जाएगी। तो वो और ऐसा होता है, ऐसा होता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी। बिल्कुल। हम जब रिज्यूमे पेड भी जब बनाते हैं, तो जब भी हम अपने क्लाइंट्स को बात बताते हैं कि आपने अपने रिज्यूमेस को हर जॉब के लिए टेलर करना है आपने, क्योंकि जैसे आपकी वाटर बॉटल का एक कैप जो है वो हर आपके वाटर बॉटल में फिक्स नहीं हो सकता ना, इसी तरीके से आपका सेम रिज्यूमे किसी भी आपके अदर एम्प्लॉयर्स के ऊपर आपका अकोमोडेट हो ही नहीं सकता। आपने पहले उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़नी है, जॉब स्पेसिफिकेशन पढ़नी है, आपने कीवर्ड्स निकालने हैं। जो लोग सोशल मीडिया को आज हैंडल करते हैं या SEO को हैंडल करते हैं, उनको बहुत अच्छी तरह पता होगा
कि आजकल कीवर्ड का जमाना है। सही है। तो आप जिस इंडस्ट्री से भी हैं, आपने बात की इंजीनियर की, आपने बात की डॉक्टर की, आप उनके कीवर्ड्स निकालें, अपने रिज्यूमे पे प्रॉपर्ली प्लेस ऑन करें, एंड देन जब प्लेस ऑन करेंगे तो जब आपके रिज्यूमे अपलोड होगी कहीं पर, तो उसके पीछे एक ATS सिस्टम लगा हुआ है, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। वो उसको पूरा फिल्टर आउट कर रहा है, जैसे SEO का पूरा सिस्टम है। गूगल पे कोई भी कीवर्ड लिखते हैं तो जो वेबसाइट्स टॉप पे रैंक करती हैं, जैसे जो भी कोई वेबसाइट जब कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट को विजिट करना चाह रहा है, टॉप इमिग्रेशन कंसल्टेंट द पाकिस्तान, तो मतलब जो भी टॉप 10 में आएगी तो उसका SEO बेहतर हुआ है। इसी तरीके से आपके रिज्यूमेज हैं, आप 500 जो एप्लीकेंट्स हैं उसमें अगर आपको सिलेक्ट होना है, फिल्टर आउट होना है, और आपको इंटरव्यू की अगर कॉल आए, तो आप समझेंगे एक तो कीवर्ड प्लेसिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए आपके रिज्यूमे पे, और दूसरी बात है कि प्रॉपर्ली वो वर्ड डॉक्यूमेंट पे या PDF में होना चाहिए, वो JPG फॉर्म में नहीं होनी चाहिए आपका रिज्यूमे। सही है। और 2 पेजेस से ज्यादा पे रिज्यूमे और CV में डिफरेंस यही है जो हमारे यहाँ आम नौजवानों को भी नहीं पता होता। रिज्यूमे 2 पेजेस से फिक्स होती है, और 2 पेजेस से ज्यादा पे अगर आप जाते हैं तो वो CV कहलाती है, जो कि सिर्फ एकेडमिक लोगों को, जो कि प्रोफेसर्स हैं, उनको अलाउ होता है कि वो कोई आप जो अपना CV कहीं पर प्लेस ऑन करेंगे। वरना आपके पास आज 20 साल का भी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, तो जब भी सिर्फ आपने रिज्यूमे ही प्लेस करना है, अपना पूरा 20 साल का करियर आपने 2 पेजेस में फिक्स करना है, और वही आपने अपलोड करना है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये मिस्टेक्स नहीं करेंगे वो, तो अपनी जॉब्स वो आराम से ले सकते हैं पाकिस्तान। तो आपके ख्याल में ये बताएं कि आप चूँकि HR एक्सपर्ट भी हैं, तो जब कोई रिज्यूमे किसी HR एक्सपर्ट्स को मिलता है, कंपनी को मिलता है, तो सिलेक्शन क्राइटेरिया के अलावा वो और कौन सी ऐसी चीज़ देखते हैं? मतलब हमारे एक आम परसेप्शन ये है कि अगर आपकी जैसे एक फ्रेश स्टूडेंट है, तो अगर उसकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग इतनी अच्छी नहीं है, और लेकिन उस यूनिवर्सिटी की अच्छी स्पेशलाइजेशन है पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जिसमें उसने पास आउट किया है, तो उसके मुकाबले में एक ऐसे स्टूडेंट को प्रायोरिटी दी जाती है जिसका यूनिवर्सिटी रैंकिंग अच्छी होती है। क्या इस मिथ में कोई सच्चाई है या नहीं है? ये बिल्कुल सच्चाई है। मैं तकरीबन 60-70% एडवर्टीजमेंट्स ऐसे देखता हूँ, जैसे अभी मैंने IT की बात की थी, फास्ट यूनिवर्सिटी और कॉमसेट की, और अगर हम मैनेजमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, तो मल्टीपल एड्स के अंदर आप कोई भी जंग न्यूज़पेपर या डॉन न्यूज़पेपर देखेंगे तो मल्टीपल एड्स के अंदर स्पेसिफाई किया हुआ होता है यूनिवर्सिटीज़ के नाम। अच्छा। तो मैं ये समझता हूँ थोड़ी डिस्क्रिमिनेशन भी है इस हवाले से, जो कि होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक स्किलफुल पर्सन आपको किसी छोटी यूनिवर्सिटी से मिल रहा है और उसने भी वहाँ पे ग्रेजुएट किया, उसका क्या कसूर है? उसने तो पढ़ी है वो तमाम चीज़ें। हाँ, आप उसके टेस्टिंग रिजल्ट्स अच्छे रखें, आपको जो भी टेस्ट लेना है आप वो प्रॉपर उसका टेस्ट आप कंडक्ट करें, आपने जो भी अपना जो एप्लीकेंट सिस्टम अपना जो आपने डिज़ाइन किया हुआ है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि HR, उसके अलावा आपने सवाल किया कि वो क्या देखते हैं बेसिकली। देखिए, अब जो अच्छी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो तो उन्होंने तो अपना ATS सिस्टम लगाया हुआ है, वो उसमें फिल्टर आउट करते हैं, मुझे इस 3 तरह के स्किल्स की ज़रूरत है लोगों की। अब वो 3 तरह के स्किल्स जो एम्प्लॉयर ने सोचे हुए हैं माइंड में, अगर आपने वो रिज्यूमे पे मेंशन किए हुए कीवर्ड के थ्रू, तो वो ऑलरेडी आपकी फिल्टर आउट हो जाएगी रिज्यूमे, आपको कुछ भी नहीं करना उसमें। और अगर ये नहीं, आप ये कह रहे हैं कि वो मैनुअली सर्च नहीं करते? मैनुअली सर्च नहीं करते। अच्छा, लेकिन अभी चूंकि ये सिस्टम नया है और पाकिस्तान में 60-70% SMEs हैं, तो जिसकी वजह से सिस्टम अभी एग्जीक्यूटेड नहीं है, मैनुअल बेसिस पे ही होता है। लेकिन मैनुअली अगर मैं आपको बात बताऊं तो एक बड़ा जबरदस्त स्टैटिस्टिक है फोर्ब्स का, वो ये है कि जो मैनुअल सिलेक्शन होती है, HR जो सिलेक्शन करते हैं, स्क्रूटनी करते हैं, टोटल 6 सेकंड्स का टाइम होता है उनके पास। CV को देखा और 6 सेकंड्स में ये एनालाइज किया कि वो डस्टबिन में जाना है या वो सिलेक्शन टेबल के ऊपर जाना है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाली बात। तो फर्स्ट इंप्रेशन में वो ढूंढते क्या है? वो देखें, उनकी आंख देख क्या रही है? मैं आपको वही बताता हूँ। देखें, अगर एक वेब डेवलपर है, ठीक है, वेबसाइट की डेवलपमेंट करता है, UI UX डिजाइनर है फॉर एग्जाम्पल, वो तो एक एम्प्लॉयर अगर वो हायर कर रहा है ना, तो उसको तो जॉब डिस्क्रिप्शन तो पता है कि UX UI डिजाइनर का क्या जॉब डिस्क्रिप्शन हो सकता है, तो उससे इंप्रेस नहीं करना है आप लोग। अच्छा, आपने इंप्रेस ये करना है कि आपने अपने स्टैटिस्टिकल डाटा से करना है। फॉर एग्जाम्पल, वो ये नहीं पूछेगा आपसे कि वेब डिजाइनर काम क्या करता है, वो आपसे पूछेगा वेब अभी तक आपने कितनी वेबसाइट्स बनाई है। तो स्टैटिस्टिकली लिखा होना चाहिए कि मैंने 12+ यानी कि मैंने 12 से ज्यादा वेबसाइट्स बनाई है, उनके लिंक्स लिखे हुए कि जो आपके पोर्टफोलियो में आ रहे हैं। वेरी गुड। तो अब मैं अगर बोलूं, मैं HR मैनेजर हूं, मैंने तो कंपनीज की हायरिंग की भी है, तो सबसे पहला सवाल एम्प्लॉयर ये देखेगा मेरे रिज्यूमे पे, इसने कितनी कंपनीज के लिए हायरिंग की है। तो मैं लिखूंगा थोड़ी बुलाएगा आपको पूछने के लिए भाई कितनी बनाई है। 18 इंडस्ट्रीज के लिए हायरिंग की है। अच्छा, कितने लोग हायर किए हैं? मैंने 450 से ज्यादा लोग हायर किए हैं। सही है। या रिज्यूमेस मैंने बनाया। स्टैटिस्टिकल डाटा पे एम्पैथाइज कर रहे हैं बहुत। तो सब जो 6 सेकंड में जो आपका एम्प्लॉयर देखेगा ना, वो स्टैटिस्टिकल डाटा जितना स्ट्रांग होगा, और फालतू बातें ना लिखी हूं, क्योंकि अगेन उसके बाद 6 सेकंड्स का टाइम है। फालतू बातें किसको कहते हैं? फालतू बातें रिज्यूमे में फालतू बातें किसको कहते हैं? फालतू बातें कैसे कहेंगे? फालतू बातें उसको बोलेंगे, एक तो ईमेल एड्रेस आपका बहुत अनप्रोफेशनल फालतू बात,
CNIC फालतू बात, अच्छा कंप्लीट एड्रेस फालतू बात, अच्छा ठीक है, मैरिटल स्टेटस फालतू बात, CNIC नंबर, ये तमाम चीजें फालतू बात है। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट चीज, हमारे रिज्यूमे स्टार्ट किया था तो ऑब्जेक्टिव से, ऑब्जेक्टिव फालतू बात, अच्छा ठीक है। प्रोफेशनल समरी आजकल आता है कि अच्छा आपने जो रिज्यूमे पे दो पेजेस पे आपने लिखा हुआ हाँ। आपकी एजुकेशन क्या, आपके एक्सपीरियंसेस क्या है, उसको आपने 4 लाइन में एज अ एडजेक्टिव आपने ऊपर मेंशन करना है टॉप पे, ताकि वो 4 लाइनें पढ़ के समझ जाए आपके रिज्यूमे किस टॉपिक पे है। और प्रॉपर ऊपर 2 से 3, जैसे आपको मार्केटिंग का बंदा है सही तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट, हाँ मार्केटिंग प्रोफेशनल, इस तरह के 3-4 कीवर्ड्स उसके लेकर टैग्स जो कहलाते हैं, एग्जैक्टली, ठीक है ओके तो वो आपके प्रॉपर मेंशन हो। देन प्रोफेशनल समरी, एक्सपीरियंस, अगेन अभी हम मैं आगे बात करता आपसे स्किल्स वर्सेस डिग्री के ऊपर। हाँ। तो अब आपका एक्सपीरियंस पहले मीनिंगफुल होगा, डिग्री की उसको जरूरत नहीं है एम्प्लॉयर को। ओके डिग्री आपकी आएगी मतलब पेज नंबर 2 पे। अच्छा बाद में आएगी जी, डिग्री, स्किल पहले आएगी, स्किल्स पहले आएंगे, सॉरी एक्सपीरियंस आपका सबसे पहले प्रोफेशनल समरी, एंड देन स्किल्स, एंड देन आपका एक्सपीरियंस, एंड देन आपकी एजुकेशन, फिर आपकी अफिलिएशन है, आपने कहीं से मेंबरशिप लिए हुए हैं, कोई सर्टिफिकेट्स किए हुए हैं, कोई आप कम्युनिटी वर्क करते हैं, कोई वॉलंटरिज्म आप वर्क करते हैं, वो सब पेज नंबर 2। ये चीज इंप्रेस करती है एचआर को कि अगर आप कोई जिसे कहते हैं वॉलंटरी वर्क जो होता है या सोशल वर्क आप करते हैं, ये भी इंप्रेस करता है? सर ये इंप्रेस पाकिस्तान में नहीं करता। अच्छा ये लेकिन ये यूरोपियन कंट्रीज में और स्पेशली अमेरिका में कम्युनिटी वर्क जितना भी बहुत ज्यादा इंप्रेस करता है। ठीक है। इवन हम स्टूडेंट वीजा के ऊपर अगर अप्लाई करवाते हैं बच्चे का, और अगर उसको कोई कम्युनिटी वर्क है, हम कम्युनिटी वर्क को पेज नंबर 1 पे मेंशन करते हैं। अच्छा जी, यानी उससे उसकी जो फितरत है वो अंदाजा हो रहा है, वो अंदाजा हो रहा है। ठीक है। हालांकि उसको तो स्टूडेंट वीजा पे अप्लाई करना है, उसको किस काम का कि उसकी वो क्या असेसमेंट करेंगे उस लिहाज से। लेकिन कम्युनिटी वर्क की बहुत बाहर डिमांड भी है कि उसको लगता है कि आपने और भी आप अपने टाइम के अलावा भी कुछ और टाइम निकाल रहे हैं जो आप कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ आप स्पेंड करना चाहते हैं। आप एक विजनरी शख्स हैं। हाँ, विजनरी, कंपनी को फायदा पहुंचा सकते हैं, तो वो आपकी विजन चेक करते हैं। अच्छा ये जो लोग हॉबी शॉबी लिख रहे होते हैं, ये कैसा है? सर हॉबी लिखना इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन लिखना नहीं चाहिए हॉबी, क्योंकि बात हुआ बड़ा एचआर का बड़ा फेमस है कि वो एक साहब ने स्विमिंग का लिख दिया, वो बोला कि मैंने छुट्टी कर ली, बोला आपने तो सीवी में लिखा था कि स्विमिंग कर आपको आती है, आप ऑफिस पहुंच जाएं। तो वही दोस्त की कॉपी की हुई थी स्किल्स के, मुझे स्विमिंग आती है, जबकि आती थी नहीं उन साहब को। तो इसलिए हॉबीज सिर्फ ये फिलर्स कहलाते हैं। तो फिलर्स वाली चीजें कोई भी ना लिखें, एम्प्लॉयर इससे इंप्रेस नहीं होगा कि मुझे ये 2 पेज फिल करने हैं, 1 पेज फिल करना है, तो मैं इस तरह की कोई चीज़ ऐड कर दूं। सिर्फ काम की चीज़ हो जो उसको 6 सेकंड में क्विकली नजर आ रही हो, जो उसके काम की चीज़ हो, उस पर आपकी सिलेक्शन भी हो जाएगी उस पर। ठीक है। अच्छा एक बहुत अहम सवाल है, बाज़ लोगों की जो सीवीज होती हैं उसमें उनके 2 या 3 या 4 एक्सपीरियंसेस के दरमियान गैप होता है, या फिर उनका क्विक शफलिंग होती है। तो एज अ एचआर एक्सपर्ट जब आप उसको देखते हैं तो आप उस पर्टिकुलर जो एम्प्लॉयर है, जो कैंडिडेट है, उससे आपका इंप्रेशन क्या आता है कि यार ये लग रहा है ये जल्दी जल्दी स्विच कर रहा है, तो इसके बैड इंप्रेशन आता है इस चीज़ से? जी ऐसा ही है। आप बाहर के रिक्रूटमेंट के फॉर्म्स आप चेक करेंगे ना, तो उसमें एक सवाल होता है आपके गैप का, और गैप में भी वो ये पूछते हैं कि गैप में आपने क्या किया, और अगर कुछ नहीं किया तो क्यों नहीं किया। इवन आपको ये तक उसको हेडलाइन में आपको बताना होता है। तो ये आप इसमें फिर फिलर्स यूज कर सकते हैं अपने। लेट से आप उसको एम्प्लॉयर को बताएं कि ये जो मेरा 1.5 साल का गैप आया हुआ है एम्प्लॉयमेंट स्विचिंग के अंदर, खवातीन है ज़्यादातर उनका करियर ब्रेक्स आ जाते हैं किसी वजह से, तो अब ज़ाहिर है आपका वो 1.5 साल का गैप आ गया, तो आप उसमें बता दें कि मैंने करियर ब्रेक लिया था, मेरी जो बच्चों की बर्थ हुई थी, इस हवाले से आपने कवर लेटर में चीज़ मेंशन कर दी। ब्रेक लेना जस्टिफाइड बात है? बिल्कुल जस्टिफाइड बात है, और उसको किया जा सकता है। ठीक है। देखिए इससे ज़्यादा नुकसानदेह एक और चीज़ है, वो ये है कि आप अक्सर लोग गलती क्या करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट स्विच करने के चक्कर में पहले वाली जॉब छोड़ दी और कहने हैं कि अब मैं सर्चिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इंटरव्यूज के लिए टाइम चाहिए होता था, तो इसलिए मैंने पुराना एम्प्लॉयर को जो रिजाइन कर दिया और मैं नई जॉब ढूंढ रहा हूँ। ये सबसे बड़ी गलती है। मैं हमेशा से कहता हूँ ठीक है आपका एम्प्लॉयमेंट गैप जरूर आया हुआ है, लेकिन गैप्स अगर आपके सेंटर में आए हुए हैं, 2-3 जॉब्स के दरमियान में आए हुए हैं, तो चलो ठीक है, लेकिन आप करंटली अपना गैप ना करें। अगर आपको कोई दूसरी जॉब सर्च करनी है तो आप एक एम्प्लॉयर के साथ काम करते हुए ही दूसरी जॉब आप सर्च करें, वो ज़्यादा बेहतर है। और फिल कैसे किया जाए उसको, अपना कोई ना कोई उसमें रीज़न दे दें। मैंने ये छोटे छोटे सर्टिफिकेशन कोर्स किए थे, आप खुद भी कोशिश करें कि उसी टाइमलाइन में कोर्सरा, यूडेमी, लिंक्डइन, सब जगहों पे आपके आज फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज होते हैं। आप कोई ना कोई अपनी फील्ड से रिलेटेड कोर्सेज, बिल्कुल आप कोई ना कोई सर्टिफिकेशंस लेते रहें, तो इस तरह की चीज़ें आपके फिलर में काम आ सकती हैं। ठीक है, तो अब आते हैं जो है कंसल्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि
बाहर जाना है, नहीं जाना है, कैसे जाना है, क्यों जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और ज़ाहिर है इससे एक नॉलेज शेयरिंग होगी आम आदमी के लिए, और आपका एक ज़ाहिर है वास्ट एक्सपीरियंस है, और हमने यही सोचा था कि ये भी आपसे पूछेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि किन ममालिक में जो है वो किन किन ममालिक में जो वीज़ा की रिक्वायरमेंट है वो किस नोयत की होती है, मुख्तसरन इसको बताइएगा। दूसरी बात ये कि ये जो यूरोप में जो वर्क वीज़ा का इतना जो अमल है उतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, और आसान कौन से ममालिक हैं वैसे जाने के लिए वर्क वीज़ा के हवाले से बात कर रहे हैं। देखिए, वीज़ा की टाइप्स बहुत सारी हैं। अच्छा, ठीक है। अगेन हम लोग हमेशा मतलब फॉरवर्ड वे में जा रहे होते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ आपने रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। लोग हमारे पास आते हैं, हमें ये वीज़ा अप्लाई करना है, क्यों? ऐसे ही हम जाना चाह रहे हैं, ऐसे ही काम ढूंढना चाह रहे हैं। हाँ। तो अगर आप काम ढूंढना चाह रहे हैं तो आप विजिटर वीज़ा पे क्यों जा रहे हैं? ठीक है। अच्छा। क्योंकि विजिटर वीज़ा समथिंग डिफरेंट, उसका ऑब्जेक्टिव अलग है। आपने फैमिली विजिट करना है, आपने मेडिकल किसी ट्रांसप्लांटेशन के लिए जाना है, अल्लाह ना करे, या आपने किसी फर्नल प्रेयर्स के ऊपर जाना है आपने, या इवन आपने कोई फैमिली को विजिट करने जाना है, कोई कजन आपके मौजूद है, तो विजिटर वीज़ा है। स्टूडेंट वीज़ा का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है कि आप पढ़ाई के लिए जा रहे हैं। अगेन इसमें भी हमारे यहाँ ये है कि आप हमें बस किसी तरीके से बाहर भेज दें, हमने पढ़ना वढ़ना नहीं है, लेकिन जाना स्टूडेंट वीज़ा पे। बिल्कुल, उनको पढ़ना नहीं है। वो सिर्फ उनका अगला सवाल ये होता है कि आप ये बताएं कि ये कंट्री अगर मुझे यूके पढ़ने के लिए जाना है तो वहाँ पे कितने आवर्स वर्क अलाउड है मुझे। ठीक है। वो इनका इंटरेस्ट जो होता है कमाने के अंदर। ये 30 साल पुरानी बातें हैं। बिल्कुल, और वो स्टिल आज तक भी वैलिड है। वो आज भी स्टूडेंट्स के ये सवाल आते हैं। तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि वीजा टाइप अक्रॉस द वर्ल्ड तकरीबन कोई 100 से ज्यादा है। अच्छा। आप हॉलिडे वीजा अप्लाई करते हैं, विजिटर वीजा करते हैं, स्टूडेंट वीजा करते हैं, वर्क परमिट करते हैं, इमिग्रेशन करते हैं, बिजनेस इमिग्रेशन अलग है, फ्रीलांस वीजा अलग है, स्टार्टअप वीजा अलग है, मल्टीपल टाइम्स जो है वो मतलब टाइप्स ऑफ वीजाज हैं। पहले तो आपको अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना होगा कि आपका ऑब्जेक्टिव है क्या, उस लिहाज से आपने वो वीजा सेलेक्ट करना होगा। तो पहली तो चीज ये होगी। ठीक है। दूसरा आपने सवाल ये किया कि यूरोप में जो प्रोसीजर्स हैं वीजा के वो इतने कॉम्प्लेक्स क्यों हैं। तो देखिए, असल में यूरोपियन कंट्रीज में एक जो सबसे बड़ा इशू है वो लैंग्वेज का है। लैंग्वेज बैरियर है वहाँ पर। तो जब लैंग्वेज बैरियर होता है तो उनकी कोशिश ही वो अल्टीमेटली होती है कि हम सिर्फ उन्हीं लोगों को कॉल करें जिनको हमारे लिहाज से थोड़ी बहुत आती हो, उनकी अपनी लैंग्वेज। अगर फ्रांस है तो फ्रेंच लैंग्वेज, स्वीडिश लैंग्वेज, इस तरह की उनको लैंग्वेजेस आती हों, जब भी आप वहाँ पर कामयाब भी हो सकते हैं, क्योंकि वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को या इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट नहीं करते। तो इसलिए जरा वो डिफिकल्टीज होती हैं कि उसमें वो जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं सिर्फ वो वही चीज़ें देख रहे होते हैं आपके प्रोफाइल से जिसमें उनको लगे कि आप उनके कंट्री में आके उनके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं आप क्रिएट होंगे, जो बजाय आप वहाँ पर कोई जॉब सर्चिंग के अंदर आपको इशूज आ रहे हो जिस डिफरेंट। तो पहले स्क्रूटनी इतनी उन्होंने यहाँ से पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से डिफिकल्ट की भी होती है कि वो आसान हो जाए उनके लिए। ठीक है। तो ये मुझे बताएं कि अगर जो नौजवान बाहर जाना चाहते हैं तो कौन सी स्किल्स हैं जिनकी ज़्यादा हाई एंड डिमांड है। जैसे मैंने सुना है यूके में जो है वो मेडिकल वाली जो स्किल है वो हाई एंड डिमांड, नर्सिस वाली जो स्किल है वो हाई एंड डिमांड है। इस तरह कौन सी स्किल्स हैं, क्योंकि आजकल तो हमारे हर दूसरा बंदा आईटी एक्सपर्ट है, ये भी याद रखिएगा। जी। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं पहले वाइट कॉलर की जॉब बात करूँ ना, वाइट कॉलर में स्टेम का एक वर्ड यूज होता है, साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स। सही है। और अब तो खैर उसको स्टीम कर दिया गया इंटरनेशनली, पाकिस्तान में तो अभी नहीं है स्टीम। तो स्टीम में ए भी ऐड हो गया है। अच्छा। ठीक है। ए का मतलब है आर्ट्स, यानी कि आर्ट्स आप भी ज़ाहिर आर्ट्स से रिलेटेड हैं, तो ये इस तरह की इंडस्ट्री बन, इसकी बहुत डिमांड्स हैं। यानी कि जिसका साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स या आर्ट्स से ताल्लुक है, उनकी अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा डिमांड्स हैं। वो इमिग्रेशन हो, वो वाइट कॉलर जॉब में, वाइट कॉलर के अंदर। तो इट मीन्स कि मैनेजमेंट वालों की इतनी ज़्यादा नहीं है। अब मैनेजमेंट सेक्टर में या जो आपकी जो मैनेजमेंट के साथ जो सेक्टर है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उसके अंदर इतनी जॉब्स नहीं है, जिसमें एचआर, जिसमें मार्केटिंग, इनके प्रोफेशंस की सप्लाई चेन हो गया, इनकी इतनी डिमांड्स नहीं है अक्रॉस द वर्ल्ड। ऑल दो कुछ ना कुछ है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। सही। अच्छा, और अगर हम अब जो ब्लू कॉलर के अंदर आते हैं, तो ब्लू कॉलर में मोस्टली प्रोफेशंस के अंदर डिमांड्स है। ये मैं आपको बता दूं। कौन से? वो हेयर ड्रेसर हो जाए, हेयर ड्रेसर की डिमांड है, वो शेफ हैं, तमाम शेफ्स की डिमांड है अक्रॉस द वर्ल्ड। मैं सिर्फ ये मिडिल ईस्ट की नहीं बात कर रहा आपसे। ऑस्ट्रेलिया लें, कनाडा लें, यूएस लें। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, अभी ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन का इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पे जो कट ऑफ पॉइंट है, यानी कि जिस पे वो इमिग्रेशन दे रहे हैं, उनके एक पॉइंट सिस्टम है ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के अंदर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के 90 पॉइंट्स के ऊपर इन्विटेशन आ रहा है, यानी कि जो कट ऑफ पॉइंट है 95 का है, लेकिन शेफ्स का और कुक्स का 65 पॉइंट्स पे इन्विटेशन आ रहा है। मैं उन्होंने नरम किया हुआ है कि इतने ज्यादा आने दो। बिल्कुल। तो इट मीन्स कि उनको रिक्वायरमेंट ज्यादा है वहां पर,
और ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कम होंगे, इलेक्ट्रिकल में एप्लीकेशन ज़्यादा होंगी, कोटा कम होगा, जिसकी वजह से पॉइंट्स उन्होंने रेस कर दिए कि हम ज़्यादा पॉइंट्स के ऊपर इसको जो इसको हम मतलब इन्विटेशन देंगे हम। तो शेफ्स हो गए, कुक्स हो गए, प्लम्बर हो गए, हेयर ड्रेसर हो गए, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर्स हो गए हमारे यहाँ, या जो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिशियंस हमारे घरों पे आते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड्स हैं। अच्छा, अक्रॉस द वर्ल्ड डिमांड्स है, नॉट ओनली मिडिल ईस्ट, किसी भी कंट्री के अंदर बहुत डिमांड्स है। तो मैं बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बात बताता हूँ कि क्योंकि 11-12 साल हो गए प्रोफेशन के अंदर, तो मेरे पास 2-3 लोग ऐसे हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया गए इमिग्रेशन, जो ऑस्ट्रेलिया गए स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर, उन्होंने बैचलर्स किया, 4 साल के डिग्री प्रोग्राम के 2.5 करोड़ रुपए ऑस्ट्रेलिया को पे किए, और आज चूंकि उनके इतने ज़्यादा पॉइंट्स नहीं बन पा रहे इन्विटेशन के लिए, वो अब वहाँ पे शेफ का कोर्स कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कि हम शेफ का कोर्स कर लें ताकि वहाँ पे शेफ बन जाए और वहीं के वहीं हम इमिग्रेशन अप्लाई कर दें एज एन ऑन शोर एप्लीकेंट। तो ये अगर कोई शेफ स्पेसिफिक बात कर लेते हैं ना, क्योंकि खवातीन के लिए बहुत आइडियल वो है, तो अगर कोई खातून शेफ बनती हैं तो पाकिस्तान में ऐसे इदारे मौजूद हैं जो कि ऐसी एग्रीडेशन दें, ऐसी एजुकेशन दें जिसकी इंटरनेशनली कोई इम्पोर्टेंस है, कोई रैंकिंग है, क्या कहते हैं? ठीक है, इसका तो गवर्नमेंट का इदारा भी है, पिथम के नाम से, कोथम भी है, जो प्राइवेट इदारा है, मल्टीपल और भी इदारे हैं जो इस हवाले से सर्टिफिकेशंस भी देते हैं। लेकिन इसमें 2 और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैक्स थी, जो मैंने अभी तक नहीं बताई थी, वो ये है, वो हैक है, वो ये है कि एक तो आपने खुद भी बोल दिया एक्रेडिटेशन वाली बात, ठीक है, क्या हमारे पास अगर कोई शेफ की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके पास एक प्रॉपर एक्रेडिटेड सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना जरूरी है अपनी फील्ड से रिलेटेड, और उसको वो प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन करके भी दिखाना है। कहाँ पे? इंटरनेट के ऊपर। अच्छा, दिखाना है। हाँ, क्योंकि उसका कुछ भी डिमांड कर देंगे भाई ये बना के दिखा दो। बिल्कुल, जैसे वहाँ की, जैसे मैं उससे अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो TRA है, एक ट्रेड रिकग्निशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, सही है, और दूसरा इदारा है वेटेसिस के नाम से, सही है। ये दोनों असेसमेंट करते हैं ऑस्ट्रेलिया में ट्रेड वर्कर्स की, सही है। तो वो लोग क्या करते हैं कि पहला उनका आपका एक्सपीरियंस लेटर, यानी कि अगर आप शेफ हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी होटल के शेफ हैं, आपने एक्सपीरियंस लेटर्स उनको दिए, आपने अपनी प्रॉपर एजुकेशन के अंदर सर्टिफिकेट आपने लगा दिया, वो आपकी अगर स्टेप नंबर 1 आपका एग्जीक्यूट हो जाता है, वो प्रोसेस आपका पॉजिटिव हो जाता है, देन फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको प्रैक्टिकल के लिए एक जूम सेशन वो आपसे करेंगे, आपको कोई ना कोई चीज़ आपको बनाने के लिए देंगे, एंड देन आपने प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट करके दिखाना है। वो अगर आपको ओके होता है, देन यही तो पहली चीज़ हो गई थी जो मैं आपको कह रहा था, हैक है ये पहला हैक है कि इसमें ही सब कुछ करके दिखाना पड़ेगा आपको। दूसरी जो चीज़ है ना, लेकिन ये वर्चुअली प्रूफ कैसे करेंगे? वर्चुअली प्रूफ उन्होंने बड़ी रिस्ट्रिक्शंस उसमें दी हुई होती हैं कि आपका जो कैमरे का कंट्रोल है, मतलब वो पूरा पहले रूम को आइडेंटिफाई करते हैं, कोई ऐसा लिटरेचर तो आपके रूम में मौजूद नहीं है, कोई वीडियो तो नहीं चल रही जिससे आप कोई चीज़ कॉपी कर रहे हो, वो बड़ा उनके रिस्ट्रिक्शंस ऑब्लिगेशंस हैं। तो उसके बाद जब वो प्रूफ कर लेते हैं कि हाँ रूम में ऐसा कोई भी अदर पर्सन नहीं है, रिसोर्स नहीं है जो आपको गाइड कर रहा हो, देन वो फिर इट्स ओके, वो फिर एक्सेप्ट हो जाती है। ठीक है। जो दूसरा पॉइंट आपको मैं कह रहा था वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है। अच्छा, हमारे यहाँ जो यहाँ पर लोग मार खाते हैं, अब आप खुद भी सोचे ना कि कोई इलेक्ट्रिशियन आपके घर में आता हो, इलेक्ट्रिक का कोई काम करना, उसको बोले कि आपको आइल्स अटेम्प्ट करना है 6 और 7 बैंड्स है, जो कि जाहिर बात है हमारे इतनी एजुकेशन नहीं है तो हम कैसे आइल्स अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पर आके प्रॉब्लम होती है, इसलिए एक तो लोगों को एक्सपोजर नहीं है कि हम ये भी कर सकते हैं, और दूसरी बात है कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर को अगर बोलेंगे कि आप 6 बैंड्स आइल्स का लेकर आओ, जो कि उसके लिए नियर टू इम्पॉसिबल होगा क्योंकि मैट्रिक एंटर किया हुआ होगा और वो स्कोर्स नहीं लेकर आ सकता। तो स्पेसिफिकली जब ये सारी चीज़ उसके पास होंगी, फिर उसके पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं, फिर पॉइंट्स के बाद फिर ये इन्विटेशन का प्रोसेस आता है जो मैंने आपको गाइड किया था। तो इस तरीके से ये लोग मूव हो सकते हैं। तो मैंने ब्लू कॉलर का भी आपको गाइड किया कि तमाम प्रोफेशंस इस तरह के जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर भी, मिडिल ईस्ट के अंदर भी, और इस तरह के फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में भी जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बहुत अहम बात ये है कि अब हम स्टडी वीज़ा पर आ जाते हैं कि स्टडी वीज़ा जो है वो किन किन ममालिक में थोड़ा सा इजी है मिलना। ज़रूरी तो नहीं है कि भाई आप सोचें कि मैंने वहीं से पढ़ना है, तो जब आप जा ही नहीं सके तो क्या फ़ायदा। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि जो यंगस्टर्स बाहर जाना चाहते हैं, बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, उन्हें किन ममालिक के लिए अप्लाई करना चाहिए जहाँ पे वो उनके लिए जाना आसान है, और किन ममालिक में मुश्किल है? अच्छा, सबसे कॉमन FAQs हमारे पास स्टूडेंट वीज़ा में यही होता है कि हमारा एक्सपेंस सबसे कम आ रहा हो और हमारा प्रोसेस क्विक फॉरवर्डिंग हो, हम फौरन से पहुंच जाएं उस कंट्री के अंदर। लेकिन अगेन मैं फिर दोबारा रिवर्स इंजीनियरिंग की तरफ आता हूं कि हमें ये ऑब्जेक्टिव ऐसे सेलेक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि ठीक है, आप बोलते हैं मुझे सबसे तेज़ी से मेरा काम हो जाए, तो UK का कंट्री है,
ठीक है। यूके में तेज प्रोसेसिंग है, सबसे तेज स्टूडेंट वीजा की अब हम बात कर रहे हैं, सबसे फास्ट प्रोसेसिंग यूके की है। सही है। इवन यूके में इस तरीके से होता है कि अभी जो इनटेक चल रहा है वो सितंबर इनटेक चल रहा है, यानी कि जिसकी वहाँ की यूनिवर्सिटीज में सितंबर में क्लासेस स्टार्ट होनी है, तो वो इवन जुलाई के एंड तक भी एडमिशन अप्लाई कर सकता है। वाह। उसको 15 दिन में एडमिशन मिलेगा, 15 दिन में उसकी प्रोसेसिंग होगी, 1 महीने में वीजा लेके मतलब आप एलिजिबल है तो आप चले जाएंगे आप। That's it. अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज यूके की, यूके का स्टूडेंट वीजे का इस टाइम पर वीजा रेशो 98% है। 98% वीजा रेशो, रिजेक्शन सिर्फ 2% है। तो इट मींस कि अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन सारी प्रॉपर है, अच्छा कंसल्टेंट हायर किया हुआ है, तमाम चीजें ओके हैं, तो आपका वीजा लगना ही है यूके के अंदर। तो ये एक दूसरी चीज आ गई कि वीजा रेशो अच्छा है। एक्सपेंस की बात की जाए तो इसमें तकरीबन 7 मिलियन से लेकर 10 मिलियन तक के दरमियान एक्सपेंस आता है यूके, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो इसलिए एक्सपेंसेस में ज्यादा है, हाई एंड डिमांड है। ज़ाहिर है यूके के पूरा रीजन में डिमांड हाई है, साउथ एशिया में तो हाई डिग्री की वर्थ है ज़ाहिर है वहाँ की, तो इसलिए आपको अगर आपके पास ये एक्सपेंसेस हैं तो 7 to 10 मिलियन के दरमियान। सही है। अच्छा, अब इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया भी है, कनाडा भी है, तकरीबन मोर और लेस एक्सपेंसेस। मैं इसको इस तरीके से डिवाइड करता हूँ कि समझाने के लिए आपके व्यूवर्स को कि जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएसए और आयरलैंड, ये 5 कंट्रीज हैं। ठीक है। इन 5 कंट्रीज के जो टोटल एक्सपेंसेस आते हैं वो तकरीबन मोर और लेस इतने ही आते हैं जितने मैंने आपको डिफाइन किया, 7 to 10 मिलियन के अंदर। बैंक स्टेटमेंट भी हो गया इसमें, अब यानी क्या हो सकता है आपको 6 मिलियन या 7 मिलियन बैंक स्टेटमेंट शो करना पड़े। सही है। जो आपको अपना प्रूफ आपको शो करना होगा कि आपके पास 1 साल का बजट आपके अकाउंट में मौजूद है। सही है। और 3 से 4 मिलियन इसके अंदर आपका खर्चा आएगा, जिसमें आपकी यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस हो सकती है, एप्लीकेशन फीस हो सकती है, हेल्थ इंश्योरेंस है, कंसल्टेंसी चार्जेस है, ये 4-5 तरह के मुख्तलिफ चार्जेस आपके हो सकते हैं। आपने आइट्स अटेम्प्ट देना होगा, तो वो एक्सपेंस के लिहाज से मैंने बता दिया। प्रोसेसिंग टाइम में सबसे क्विकेस्ट ऑप्शन यूके का है स्टूडेंट वीज़ा के अंदर। ये 5 जो है आपके हैवी बजट कंट्रीज कहलाते हैं, या मैं इनको हाई बजटिंग कंट्रीज भी कहता हूँ। मीडियम बजट्स के अंदर आपके यूरोपियन कंट्रीज है सारे। अच्छा, यूरोपियन कंट्रीज मीडियम बजट में मीडियम बजट में आते हैं। मीडियम बजट में भी है और इवन नो बजट के अंदर भी हैं। नो बजट कंट्रीज भी हैं। मेरे पास एक थर्ड वन जो कि इटली है। इटली नो बजट खर्च नहीं है, कोई 1 रुपए खर्च नहीं करना। लैंग्वेज है। और दूसरी अगेन अभी हम बात कर रहे थे यूके के जो वीजा रेशो की बात कर रहे थे 98%, तो जो इटली का वीजा रेशो वो 12% है टोटल, 1-2 टोटल 12%। ठीक है। अब जब फीस ही नहीं है वहाँ पर, तो पूरी दुनिया अप्लाई कर रही है। पाकिस्तान का हर स्टूडेंट चाहता है मैं इटली चले जाऊँ, फ्री एजुकेशन है। ऑस्ट्रिया है, फ्री एजुकेशन है, 19% वीज़ा रेशो है। तो जिसकी ज़ाहिर बात है वहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, अप्लीकेशन ज़्यादा है, स्क्रूटनी प्रोसीजर ज़्यादा है, उसका टाइम भी बढ़ता हुआ। अब जैसे मैंने आपको यूके में बताया 1 महीने 1.5 महीने पूरा प्रोसेस हो जाएगा। सही है। इटली के लिए इस टाइम पर तकरीबन 1.5 से 2 साल की वेटिंग है। यानी कि आपने 2 साल के बाद के इनटेक में अगर आपने अप्लाई करना है, यानी कि आप एडमिशन लेंगे 2 साल के बाद के इनटेक के लिए। ये कैसे हो सकता है? मतलब आप आज अप्लाई करें और 2 साल बाद पढ़ने जाएं तो और पता लगे बीच में रिजेक्शन हो जाए, तो बंदे का तो पूरा प्लान बढ़ जाएगा। ऐसे ही है बिल्कुल, क्योंकि इटली, इसलिए मैं इटली लोगों को रिकमेंड नहीं करता। और लग्जमबर्ग है, फिर पोर्चुगल है, तो यूरोपियन कंट्रीज में ये सारे कंट्रीज है। लेकिन मोस्ट इंटरेस्टिंग कंट्रीज इन द यूरोप जो है वो लोग अप्लाई जो कर रहे होते हैं वो जर्मनी। अच्छा, जर्मनी टॉप ऑफ द लाइन, एंड द सेकंड वन इज फ्रांस। ये 2 कंट्रीज हैं और अब स्टूडेंट में भी लोग आ रहे हैं और लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो ये 3 कंट्रीज को मैं मीडियम बजट कहता हूँ। फिर रशिया भी इसमें आ जाता है। सही है। मैं रशिया भी गया। रशिया का बताएं, रशिया का उस तरफ लोगों का रुझान कम है थोड़ा। अच्छा, स्पेशली मैंने जब मेरी विजिट हुआ तो मैंने कोशिश ये की कि मैं यूरोप जाने के बजाय मैं रशिया जाऊं, क्योंकि लोगों का रुझान कम है। और मैं कुछ ऐसे की पॉइंट्स लेकर आऊं रशिया से कि जो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बढ़े। चले बताएं। तो मैं जरा 2-3 पॉइंट्स बताता हूँ कि वहाँ का जो सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम मैंने देखा, यूनिवर्सिटीज मैंने मुख्तलिफ विजिट्स की और उन्होंने जो अपने मुझे सिस्टम्स बताए, उनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो सिस्टम है ना वो है आपका IT सिस्टम। यानी कि IT में इतना सिस्टम उनका स्ट्रॉन्ग है कि वहाँ पर एक स्टूडेंट का फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट चल रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम अगले महीने सैटेलाइट के ऊपर मतलब सैटेलाइट में लेके जा रहे हैं अपना जो एक सैयारा लेके जा रहे हैं और वो पूरा रिसर्च करेगा ऊपर। यानी कि वो स्टूडेंट का फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है। अच्छा। और अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो AI, अभी हम AI पे रुके हुए हैं, उसके आगे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद वर्चुअल रियलिटी भी है। ठीक है, वर्चुअल रियलिटी पे वो लोग काम कर रहे हैं, गेमिंग्स बनते हैं उनके मुख्तलिफ ना। तो बहुत डिटेल में काम हो रहा है। पाकिस्तान को अगेन नेगेटिव नहीं बात करनी चाहिए, लेकिन मैं अगेन अभी उससे अगर कंपेयर करूं 40-50 साल में पीछे देखता हूं पाकिस्तान को। सही बात है। उनका रिसर्च बैकग्राउंड को अगर मैं देखता हूं,
जो सबसे पॉजिटिव की पॉइंट है ना, जो मैंने जो फाइंड आउट किया, वो अगेन मीडियम बजट कंट्रीज है। आप अगर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका में $15,000 से $20,000 की सालाना फीस अगर देते हैं, तो रशिया में आपका पूरे साल का कोर्स $4,000 से $5,000 का है। लेकिन लैंग्वेज बैरियर का क्या होगा? लैंग्वेज बैरियर का क्या होगा? लैंग्वेज बैरियर का सिलसिला ये है कि लैंग्वेज में आपको कोई भी कोर्स में अगर आप इनरोल्ड होते हैं, रशिया में बहुत सारी मल्टीपल यूनिवर्सिटीज हैं जो साथ साथ आपको लैंग्वेज भी करवा रही होती हैं। अच्छा, ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज है कि वहाँ पर जब मेरी मुलाकातें हुई तो पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर। अच्छा, मल्टीपल पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जो सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर भी है, मॉस्को के अंदर भी है, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ के, आपके पाकिस्तानी कम्युनिटी बनी हुई है। तो वहाँ पर डेली बेसिस पे एक रात में बैठक लगती है और वो आप उनसे डिस्कशन कर सकते हैं। तो आपको वो अपनाइयत सी फील होगी रशिया के अंदर, मैं समझता हूँ। और जाहिर बात है लोग जाते नहीं है तो वहाँ पर कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है रशिया के अंदर। तो आपको, और अगेन एक लास्ट जो चीज़ है वो डिग्री की वर्थ है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आप आज की डेट पे QS अगर आप लिखें, जो कि वर्ल्ड रैंकिंग होती है, QS वर्ल्ड रैंकिंग, उसमें अगर आप देखें तो पाकिस्तान की शायद ही कोई यूनिवर्सिटी टॉप 500 के अंदर मौजूद है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी कभी आ जाती है या कोई एक आधी यूनिवर्सिटी आ जाती है, शफल होती रहती है। तो नस्ट है या कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी वो 500 के अंदर होती है। KU भी आया करती थी, बिल्कुल, KU भी आती थी, तो अब नहीं है यूनिवर्सिटीज। लेकिन अगर आप रशिया की यूनिवर्सिटीज देखेंगे तो रशिया की मल्टीपल यूनिवर्सिटीज, तो इवन पाकिस्तान से तो कई ज़्यादा आपको बेहतर ऑप्शंस मिल रहे हैं रशिया के अंदर। और फिर रशिया ने अब स्टूडेंट वीज़ा के बाद जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट होता है, स्टूडेंट उसमें बहुत इंटरेस्टेड होता है। तो अब वो ये पॉलिसी भी लेकर आ रहे हैं, इमिग्रेशन की पॉलिसी भी लेकर आ रहा है रशिया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि रशिया इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर एनी अदर, अगर कि आपका बजट कम है। जबकि मैं बात बजट कम है और बजट कम है, तो लैंग्वेज बैरियर तो देखें जर्मनी में भी है, फ्रांस में भी है, लेकिन आपका अच्छा पासपोर्ट आप फ्यूचर में आप अपने आप को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और रेशो क्या है वीज़ा का? वीज़ा रेशो बहुत बेहतर है रशिया का। तकरीबन इस टाइम पे वीज़ा रेशो, नॉट ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, लेकिन तकरीबन 70% प्लस है। बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा। पैसे भी नहीं है, पैसे भी ज़्यादा, रेशो भी अच्छा है, मतलब आपकी चीज़ें पूरी होंगी तो आप चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो ये मुझे बताइए कि अक्सर लोग जो है पाकिस्तान से बाहर जो है वो सेटल होना चाहते हैं। आपके पास भी लोग आते होंगे, फैमिलियाँ आती होंगी, बेगमात आती होंगी कि हमें यहाँ से जाना है, बस आप पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, ये मसला है, वो मसला है। तो ये बाहर जाने के लिए जो लोग ज़ाहिर विलिंग है उनको तो कोई रोक नहीं सकता, बाज़ लोगों की तो फैमिलियाँ भी होती हैं। तो कौन से ममालिक लोग एक तो आपके पास आते हैं कि भाई यहाँ जाना है, दूसरा ये है कि आपके ख्याल में कौन से ममालिक जाया जा सकता है आसानी से, जैसे आप स्टडी वीज़ा के हवाले से बता रहे थे, तो इस पर भी थोड़ा रोशनी डालें। देखिए अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो इस टाइम पर इकोनॉमिकल कंडीशन है और अनसर्टेनिटी पोजीशन मौजूद है पाकिस्तान में, तो मैं समझता हूँ मेरे पास जो प्रोफेशनल्स अपने गाइडलाइंस के लिए आते हैं कि हमें इमिग्रेशन पे कहाँ जाना चाहिए, तो पहले तो ये होता था कि आपने बात की कि कंट्री स्पेसिफिक, तो पहले कंट्री स्पेसिफिक होता था कि भाई हमारी पूरी फैमिली जो है ना कनाडा में मौजूद है, हमें भी कनाडा ही जाना है, हमें भी ऑस्ट्रेलिया ही जाना है। मेरा भाई कनाडा में है, मुझे जाना है कनाडा, या मेरा भाई ऑस्ट्रेलिया में, मुझे ऑस्ट्रेलिया भेज देना। आज वो टाइम है प्रोफेशनल्स जिनके पास बैचलर्स, मास्टर्स, PhD की डिग्रीज, मेरे पास यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स, इवन VCs और बहुत सारे प्रोफाइल्स के लोग हैं, मुख्तलिफ प्रेसिडेंशियल और C लेवल ग्रेड के लोग भी हैं। जब वो ये बात मुझसे आके कहते हैं कि आप हमें किसी भी कंट्री भेज दें, अच्छा नो चॉइस जाने दो बस, आप मुझे किसी भी कंट्री भेज दें, लेकिन अगेन क्विक फॉरवर्डिंग ऑप्शन हो, मैं जल्द से जल्द पाकिस्तान से एग्जिट ले लूँ। ओके, आजकल की यानी कि बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन जो पाकिस्तान की मौजूद है, समटाइम्स मुझे अच्छा तो लग रहा होता है, लेकिन ये कंडीशंस को देखते हुए समटाइम बुरा भी लग रहा होता है। मतलब अगर बिजनेस एस्पेक्ट से देखूं तो अच्छा लगता है वैसे, लेकिन बीइंग अ पेट्रियोटिक अगर मैं अपने आप को पर्सन को देखूं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा होता कि ये अगर सारे ब्रेन्स पाकिस्तान से एग्जिट हो गए तो पाकिस्तान को संभालेगा कौन, फिर कौन सही करेगा पाकिस्तान को, कौन अलाइन करेगा पाकिस्तान को। तो लेकिन बहरहाल तो ये बेगमात का प्रेशर होता है। हाँ, बेगमात का बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास कि वो अपने पर्सनल नहीं जाना चाह रहे होते, लेकिन चूंकि उनकी मिसेस की तरफ से लोग फैमिली के साथ आते हैं, फैमिली के साथ मल्टीपल, बल्कि ज्यादातर लोग फैमिली के साथ ही आते हैं। क्योंकि जो देखिए मैं आपको उसकी एक रीजन बता दूं बड़ा इंटरेस्टिंग ना। देखिए जो हस्बैंड है ना, मतलब बीइंग अ मेल, वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे होते हैं, ऐसे ही है, ठीक है। और जो उनकी बेगमात होती है ना, वो अपने बच्चों का फ्यूचर ज्यादा बेहतर अंदाज में देख रही होती हैं कि हम अगर, अच्छा वो जो मतलब बीइंग अ मेल क्यों नहीं एग्जिट होना चाह रहा होता, क्योंकि अपने वो तो पेरेंट्स के साथ रह रहा है, पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं। अक्सर ये होता है कि लोग स्टडी करने के बाद वापस आ गए, मेरा सवाल होता है आप क्यों वापस आ गए? वो हमारे पेरेंट्स के साथ इश्यूज थे, या मेरे फादर की डेथ हो गई थी, या कोई इशू था। अच्छी बात है वैसे। या बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम जाएंगे तो सही, लेकिन अब हमारे साथ हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारे साथ रुके हुए हैं, हमें अपने पेरेंट्स के साथ मूव होना है। लेकिन
अनफॉर्चुनेटली जो इमिग्रेशंस होती हैं ये सिर्फ आपके बच्चों के लिए और आपकी स्पाउस के लिए होती है, आपके पेरेंट्स के लिए नहीं होती। उनका एक सेपरेट वीजा फाइल होता है। अच्छा, तो आते और लोग उसके लगने के चांसेस कितने होते हैं? अच्छे खासे होते हैं। अगर आप अच्छा। इमिग्रेंट हैं तो आपके अच्छे खासे चांस होंगे। तो हमारे पास आते तमाम प्रोफेशनल्स हैं और मल्टीपल कंट्रीज हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया है, उसमें कनाडा है, उसमें यूएस है, जर्मनी है और स्वीडन है। ये आजकल मोस्ट जो फेवरेट कंट्रीज बने हुए हैं या प्रोमिनेंट कंट्रीज हैं इमिग्रेशन के एतबार से, जिसमें बाकायदा फैमिली के साथ आप किसी कंट्री माइग्रेट हो सकते हैं, वो ये 5 कंट्रीज हैं। हर एक का सिस्टम अलग है, हर एक की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं। अगेन वो जिसकी जैसी प्रोफाइल होती है, हमारे पास जब असेसमेंट के लिए आते हैं तो हम सबसे पहले प्रोफाइल स्क्रूटनी करते हैं। सही है। एक रिज्यूमे मंगवाया जाता है हमारे पास, हम उस रिज्यूमे के अकॉर्डिंग ऑप्शंस निकाल के भेजते हैं कि आप इस कंट्री में जो है हमारे एतबार से आप जा सकते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स आप मीट कर रहे हैं। तो उसके लिए फिर हमारे साथ एक मीटिंग होती है, फिर हम एक ऑप्शन की तरफ जाते हैं, फाइनल करने की तरफ कि हम जो बेटर, क्योंकि हर एक के अप्स एंड डाउन्स हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया कोई अप्स हैं, कोई डाउन्स भी हैं, कनाडा के अप्स हैं, कोई डाउन भी हैं। अमेरिका में आपको पता है आजकल डोनाल्ड ट्रम्प साहब रोजाना एक अपना स्टेटमेंट दे देते हैं, या कोई ना कोई अमेरिका की माइग्रेशन की पॉलिसी में कोई ना कोई चेंज आता जा रहा है, वो हमें जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है अपने क्लाइंट्स को, ये चीज ऐसे नहीं ऐसे है, ये चीज। क्लाइंट बोलता हो यार ये क्या हो गया, आपने तो ये बोला था, आपने ये बोला था, अब वो तो डोनाल्ड ट्रम्प का बयान सुनवा दिया करें। डोनाल्ड ट्रम्प का कोई ट्वीट आ जाए, अभी वो ट्वीट नाव पे लिखा हुआ होगा, यानी कि अभी नाव पे, हाँ मतलब कुछ मतलब सेकंड्स पहले क्लाइंट्स के मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे कि सर इसका मतलब बता दें। अब हमारे केस पे तो कोई फर्क नहीं आएगा, या हमारे को हमें रोक तो नहीं देगा डोनाल्ड ट्रम्प वहां पर एयरपोर्ट पे खड़े होकर। तो ये बड़े इशूज हैं। डोनाल्ड ट्रम्प ने बहुत लोगों को परेशान किया। हमें जो है वो बड़े चैलेंज जब से डोनाल्ड ट्रम्प आया अमेरिका के, क्योंकि हम इमिग्रेशन में भी डील कर रहे हैं, बिजनेस इमिग्रेशन, स्टडी वीजा, वर्क परमिट, सारी जगहों पे। तो वो लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प की वजह से हमें काफी सारे इशूज आते हैं। तो लोगों के पास एज ऑफ नाउ इन 2025 बीइंग अ पाकिस्तानी जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड और स्वीडन का जॉब सीकर वीजा, ये वीज़ाज़ है जिसमें वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। जैसे आप जैसे बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स मार्केट में काम कर रहे हैं, आप जैसे और भी बहुत सारे प्रोफेशनल मौजूद हैं, उन्होंने पाकिस्तान के जो लोग हैं, एक मैं समझता हूँ कि आपके यहाँ प्रोफेशनलिज्म होगा तो अच्छी बात है जी, लेकिन एक तरफ ये भी सीन है कि कुछ स्कीमें चल रही होती हैं, बिलखुसूस में देखते हैं पंजाब में स्कीमें बहुत चल रही होती हैं, यहाँ तक कि अब एम्बेसीज बेचारी मजबूर हो गई हैं, उन्होंने कॉन्सुलेट ने इश्तिहारात लगाने शुरू कर दिए हैं, सोशल मीडिया पे इश्तिहार देते हैं। मैं तो रक्षों के पीछे लिखा हुआ देखा है, मैं एक शहर में गया था तो रक्षे के पीछे लगा हुआ था कि भाई गैर कानूनी तौर पर ऑस्ट्रेलिया या पता नहीं कौन सा मुल्क था आना जो है आपके लिए ठीक नहीं है। ये स्कीमें लोग कैसे बेच देते हैं आम लोगों को? देखिए दोनों साइड्स ऑफ स्टोरीज। अगेन आप जो लोग हैं वो बेचारे बहुत अनअवेयर हैं मुख्तलिफ चीज़ों से, पॉलिसीज से। और दूसरा साइड ऑफ स्टोरी है गवर्नमेंट। जब तक गवर्नमेंट एक कोई लीगलाइज फॉर्म में हमें नहीं लेकर आती, मैं बहुत सारे फोरम्स पे और आज आपकी भी फोरम पे मैं बात हाईलाइट कर दूं कि जैसे ट्रेवल एजेंट होता है ना, उनका आईटा लाइसेंसिंग होती है, ठीक है, प्रॉपरली वो जो टूरिज्म मिनिस्ट्री उसके साथ एसोसिएट हुए वो तो लाइसेंस नंबर उनको मिलता है। हमारे यहाँ स्टूडेंट वीज़ा की इंडस्ट्री और इमिग्रेशन की इंडस्ट्री को लाइसेंसिंग नहीं है पाकिस्तान आपको अभी इंडस्ट्री का दर्जा तो मिला ही नहीं हुआ ना? नहीं मिला हुआ, ठीक है। अच्छा, एक होती है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, जो कि जो पाकिस्तान ओवरसीज कॉर्पोरेशन एक पाकिस्तान में इदारा है, और एक पाकिस्तान में मिनिस्ट्री भी है जो माइग्रेशन ब्यूरो के नाम से है। आपको कौन डील, मतलब आप समझते हैं इस चीज़ को कौन डील कर सकता है? कौन से? माइग्रेशन ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ माइग्रेशन ब्यूरो पाकिस्तान में एक इदारा है, इसको उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू में क्या कहते हैं इसको? उर्दू में मुझे अंदाजा नहीं, लेकिन ये आएगी, ये जो हमारा जितनी जो फॉरेन अफेयर्स है ये उसके अंडर में आ सकती है। ये जो माइग्रेशन ब्यूरो है, मिनिस्ट्री है बाकायदा हमारी, उसके अंडर में आ सकती है, क्योंकि जितने भी एम्प्लॉयमेंट वीजाज हैं जो मिडिल ईस्ट में काम करते हैं, इन कंपनीज की रजिस्ट्रेशन प्रॉपरली हुई है, प्रॉपर वेबसाइट पे लाइसेंस नंबर, हर चीज़ है। तो अब मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी को सही कंसल्टेंट चूज करना है, जो वो कैसे चूज करे, या एक स्कीम फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट में आज लेकर आ गए, आपके अलावा कितने लोग डील कर रहे हैं इसी स्कीम के अंदर, इट मीन्स अगर कोई और डील नहीं कर रहा तो इट मीन्स वो आपकी अपनी कोई स्कीम है पैसा बनाने की। सही है। तो लोगों के पास जो इश्यूज आते हैं वो आते यही हैं कि वो स्कीम्स को कैसे वेरीफाई करें कि वो सही है या नहीं है स्कीम। वो ज्यादातर इस तरह की स्कीम्स कंसल्टेंट की अपनी बनाई हुई होती हैं। सही है। तो आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया कि इस तरह की स्कीम ज्यादातर पंजाब से आती हैं। हमारे कराची में बहुत डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग है, क्योंकि मेरी सिटिंग्स कराची के अलावा भी 8 मुख्तलिफ शहरों में होती है, जिसमें तकरीबन 6 पंजाब के भी शहर हैं। सेशन लेते हैं? मेरा गुजरांवाला, गुजरात, मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, इन तमाम शहरों में मेरी सिटिंग्स होती हैं। फिर इस्लामाबाद और पेशावर में मेरी सिटिंग्स होती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा स्कैम्स और फ्रॉड्स की जितनी भी मेरे पास कंप्लेंट्स आती हैं
वो मेरे पास आती पंजाब के सेक्टर से और सबसे ज्यादा गुजरावाला गुजरात से आती है। वो तो बहुत मशहूर सेक्टर है, टंकी भी सब वो लोग लगा रहे हैं, टंकी भी लगा रहे होते हैं, वही लोग तो लगा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली वहां पर एक तो गाइडलाइंस प्रॉपर नहीं है, अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर, और दूसरी चीज है कि ऐसी स्कीम इसलिए सेल आउट हो जाती हैं क्योंकि उसका कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से उसके ऊपर मतलब बेंचमार्क सेट नहीं हुआ हुआ कि आप उसकी कहीं पे कंप्लेन कर लें या कोई चीज वेरीफाई कर पता ही नहीं है कि किधर कंप्लेन करना है। ठीक है, और लालच भी बिकता है वैसे, आपको पता है हमारे यहाँ। अच्छा, एक बहुत अहम सवाल है, आजकल हर दूसरा शख्स कहता फिर रहा है भाई ये यूएई का वीज़ा हमें क्यों नहीं मिल रहा, हमारा वीज़ा कैसे लगेगा। लोग तो कहते फिर रहे हैं भाई किस तरीके से यूएई जाना है, दुबई तो घूमने भी नहीं जा सकते। मामला क्या हुआ? ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। जहाँ लोग समझते थे कि दुबई का वीज़ा लेना तो कोई मसला ही नहीं होगा हमारे लिए, और वो सबसे, बल्कि जब पासपोर्ट अपना फ्रेश बंदा बनाता है ना, तो वो सोचता है सबसे पहले मैं दुबई का वीज़ा अप्लाई करूं ताकि मेरी ट्रैवल हिस्ट्री मेंटेन होना शुरू हो जाए। और आप लोग भी मशवरा देते होंगे, मशवरा करते हैं कि पहले छोटे कंट्रीज, कोई हमारे पास आता है ना फ्रेश पासपोर्ट लेके मुझे यूके जाना है, तो कैसे हम उसको मशवरा करते हैं आप जाएं अजरबैजान जाएं, आप दुबई जाएं, मलेशिया आप जाएं, सिंगापुर जाएं, इन कंट्रीज के अंदर जाएं। तो अब दुबई का जो एक बड़ा जो इशू है, अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। ये जीटेक्स के नाम से एक बड़ी एग्जीबिशन होती है, ठीक है, जो कि तकरीबन 4-5 महीने पहले हुई दुबई के अंदर। इशू ये हुआ, मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मौजूद था और वहाँ पर बड़े लीडिंग पर्सनैलिटीज मौजूद थे वहाँ पर। उस ग्रुप में बहुत सारे यहाँ के एग्जिबिटर्स जो कि पाकिस्तान के आईटी प्रोफेशनल जिनको वहाँ पे स्टॉल्स लगाने थे, उन तक का वीज़ा नहीं लगा। वो जीटेक्स में इतनी हैवी उन्होंने अमाउंट पे की और उनका वीज़ा पाकिस्तान से इवन उसके बेसिस पे भी नहीं लगा। तो जितने भी आपके व्यूवर्स हैं, मैं उनको ये बात क्लेरिफाई कर दूं कि जितने लोग समझते हैं कि हमारी बड़ी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है और हम मल्टीपल टाइम दुबई जा चुके हैं और हम तो अभी अप्लाई करेंगे हमारा वीज़ा लग जाएगा दुबई का, अब इस तरीके से नहीं लगेगा। क्यों भाई, क्या हो गया? अच्छा, अब इस ड्यूरेशन में पिछले 6 महीने में मेरी कोई जो तकरीबन 3 से 4 दफ़ा हमारे जो कराची में सीजी साहब हैं उनसे मेरी मुलाकात रही, और सवाल मैंने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड उनसे इसी तरह का सवाल किया कि ये किस तरह का मामला है। तो उन्होंने 2 चीज़ आइडेंटिफाई की जो मेरे लिए बड़ी अफसोस वाली बात थी। अच्छा। और उस हेडलाइन को मुख्तलिफ न्यूज़ पेपर्स ने, जो पाकिस्तान के लीडिंग न्यूज़ पेपर्स हैं, उन्होंने भी कवर किया इस हेडलाइन। क्या हुआ है? वो क्या हुआ है कि पाकिस्तान में अगेन जो 2 नंबरियाँ हैं, अच्छा, ठीक है, पहले 2 नंबरी क्या, वो आपने समझा होगा कि हमारे यहाँ लोग जो उम्र वीज़ा लगवा के या विजिटर वीज़ा लगवा के वहाँ पे भीख मांगते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, डॉक्यूमेंटेशन में जितनी 2 नंबरियाँ होती हैं। अच्छा, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में 2 नंबरियाँ क्या है कि फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में कोई भी एक्सपीरियंस किसी भी साहब का नहीं था और अब उनकी कोई दुबई में जॉब लगने वाली है, तो उन्होंने पाकिस्तान में किसी को भी अपने चाचा मामा ताया को कहकर 5 साल का एक्सपीरियंस उन्होंने बनवा लिया और वो अप्लाई कर दिया। अब वो वेरीफाई नहीं हुआ एक्सपीरियंस। सही है। तो डॉक्यूमेंटेशन जितनी वीक होने लगी पाकिस्तान की, तो अब इन्होंने स्क्रूटनी प्रोसीजर, इवन अभी अमेरिका ने भी यही काम किया। अमेरिका का भी आप सुन रहे होंगे पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आ रहा है, तो रेड लिस्ट में आ रहा है। तो अभी 19 कंट्रीज में से तकरीबन 9 कंट्रीज के ऊपर ऑब्लिगेशन लगा भी दिया अमेरिका ने। क्यों? कि उनको अपने वीज़ा पॉलिसी को रिवाइव करना है, उनको बेहतर बनाना है, कि जो आपके बायोमेट्रिक सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करना है उनको। इसके अलावा जितने आपके डॉक्यूमेंटेशन आती है, अब एम्बेसी का काम होगा कि वो खुद वेरीफाई करे हर डॉक्यूमेंट को, जो हमारे यहाँ पहले वेरिफिकेशन नहीं होती थी, तो इसलिए डिफिकल्ट हो गया। लेकिन अब इसका सोल्यूशन क्या है? लेकिन इससे पहले एक सवाल है जी, मैं इसको रिकन्फर्म कर रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि यूएई के वीज़े बंद होने की या सख्ती होने की एक वजह वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानियों की जानिब से भीख मांगना भी है। भीख मांगना भी है। तो ये मेरे पास 2 ऑफिशियल रिसोर्सेज हैं। एक मैंने आपको पहले भी बताया, ऑफिशियल स्टेटमेंट है, दोनों ऑफिशियल स्टेटमेंट, दोनों ऑफिशियल रिसोर्सेज जो मैंने आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ। तो ये बिल्कुल कंफर्म चीज़ है। बाकी अब अगर हम बात करते हैं कि इसका सोल्यूशन है क्या, फिर लोग जाएं कैसे? अब दुबई विजिट वीजा पे तो जा सकते हैं। किसी को बुर्ज खलीफा घूमना है, चाय पीनी है, जाके चाय पीनी है, या कहीं पर मॉल ऑफ एमिरेट्स में जाके शॉपिंग करनी है, दुबई मॉल में आके पिक्चर्स बनाने हैं, पैसे भी हैं, सारी चीजें, लेकिन जा नहीं पा रहे। अब ऑफिशियली तौर पे मुख्तलिफ वीजाज आ गए हैं दुबई के, ठीक है, जिसमें एक सबसे टॉप ऑफ द लाइन जो वीजा है उनका मल्टीपल वीजा है। मल्टीपल एंट्री वीजा उन्होंने एक अभी है तो तकरीबन 2-3 साल पुराना, लेकिन अब जब से ये वीजा बंद हो गए हैं तो अब प्रोमिनेंट वो ज्यादा हो गया है। सही है। वो अब ये कर रहे हैं कि आपसे 2 से 3 हज़ार रियाल आपसे एक सिक्योरिटी डिपॉजिट रखते हैं अपने पास, रख लिया, और उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, वो डॉक्यूमेंटेशन करके, आसान डॉक्यूमेंटेशन है, वो इजी डॉक्यूमेंटेशन है, आपने वो डॉक्यूमेंटेशन करके उनसे 5 इयर्स का मल्टीपल वीजा ले लेना है, दे रहे वो कंफर्म वीजा है। कंफर्म से अगेन मतलब जो भी प्रोसीजर है उनके अपने प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, तो वो आपको वीजा मिल सकता है।
वो अब राइट रूट पैसे है 5 साल तक फंसे रहेंगे लेकिन। जी, लेकिन अगर आप अपना वीजा 1 साल का कैंसिल करना चाहते हैं, वो अमाउंट उसी टाइम रिफंड हो जाएगा। अच्छा, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो एक तो चीज ये, वरना वो 5 इयर्स के बाद आपका जो है तो अमाउंट ये आपका कितने फिर पाकिस्तानी पैसे बने अराउंड? अगर हम पाकिस्तानी देखते हैं तो ये तकरीबन कोई 12-15 लाख रुपए बनेंगे। सही है, ठीक है, तो आपको ये ज़ाहिर बात है उनको फेयर डिपॉजिट इनफ करना है, ठीक है। फेयर इस तरीके से करके आपका ही सारा अमाउंट बन जाएगा और आप इस तरीके से एक वीजा ले सकते हैं। और एक और वीजा, वो है गोल्डन वीजा। गोल्डन वीजा, गोल्डन वीजा या गोल्ड वीजा उन्होंने वो जो हम सुन रहे हैं आजकल, वो जो है वो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, टीवी आर्टिस्ट उसके अंदर, क्रिकेटर्स, सही है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, सही है, और जो हाई अचीवर स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, हाई अचीवर, अच्छा हाई अचीवर्स किसी भी मुल्क के हाई अचीवर्स 3.5 से सीजीपीए ज्यादा है बैचलर्स के अंदर, या कोई वो वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट हैं। तो इस तरह की कैटेगरीज हैं। ओके। तो उनको आप, आज भी मैं सुबह में देख रहा था तो एक जो पाकिस्तानी क्रिकेटर को वो मिला है गोल्डन वीजा, 10 इयर्स का वो वीजा है। या आप कोई ऐसी रिपोर्टिंग करते हैं, क्योंकि आपका ताल्लुक मीडिया से है, तो अगर आप कोई ऐसी रिपोर्टिंग करते हैं जिसमें आपने पाकिस्तान को और इंडिया आपने पाकिस्तान को और आपने दुबई को प्रमोट किया है, यूएई पाकिस्तान रिलेशनशिप को इम्प्रूव किया है आपने, या उनकी कोई जो टूरिज्म आपने उनका इनहेंस किया है, इस तरह की अगर आप कोई वीडियोस बनाते हैं, आपको इन्फ्लुएंसर हैं, तो आपको भी वो वीजा मिल सकता है। ठीक, बाकी इसके अलावा फ्रीलांसर वीजा भी है, स्टार्टअप वीजा भी है, लोग स्टूडेंट वीजा भी जा रहे हैं। वीजा का क्या करना है, किसी को 10 दिन के लिए जाना है, 15 दिन के, वो बहुत बड़ी तादाद है लोगों की, लोग परेशान हुए पड़े हैं। विजिटर वीजा पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक एयरलाइनों ने 50-50 हज़ार की टिकट की हुई है, क्योंकि जिन लोगों को दुबई जाना है घूमने के लिए, वो उधर जा रहे हैं घूमने के लिए, तो यहाँ तो ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई है। मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक इसमें कोई इसका सोल्यूशन अभी तक मेरे पास नहीं है। सही है, सिर्फ वही है जो 5 इयर्स का वीजा है। और एक हैक और है इसके अंदर, वो ये है कि अगर आप जो नॉर्मली लोग विजिटर वीजा फाइल करते थे, वो अगर विद फैमिली अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें चांसेस ज्यादा हो रहे हैं। अच्छा, इंडिविजुअल पे चांसेस कम है उस पे वीजा लगने के, लेकिन उस पे अगर आप विद फैमिली, यानी कि अगर आप ज़ाहिर टूर की नीयत से जाना चाह रहे हैं, मैं फैमिली के साथ घूमने फिरूंगा, मैं जाऊंगा वहाँ पर जो मुख्तलिफ जगहों पे विजिट करूंगा, प्रॉपर्ली आप कन्विंस करते हैं केस ऑफिसर को कि मेरे पास इतने पैसे भी मौजूद हैं और ये सारे मैं एक्सपेंसेस करूंगा, तो देन वो फिर आपको वो विजिटर वीजा लग जाएगा। लेकिन विद फैमिली पे चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं आजकल, इंडिविजुअल के ऊपर चांसेस ज़रा कम है। लेकिन ऑल्टरनेट ऑप्शन इंडिविजुअल्स के लिए यही है कि वो 5 इयर्स का मल्टीपल वीजा अप्लाई कर दें। ठीक है, एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, यकीनन आपके इल्म में भी होगी बात, और आपका रद्द-ए-अमल भी जानना चाहूँगा। गुज़श्ता दिनों यूएई के मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे यहाँ पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे, और उन्होंने पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों पे दौरा किया था, और मुख्तलिफ़ जो सियासी शख्सियात थी हमारी, उनसे मुलाकात हुई थी, हुकूमती शख्सियात से मुलाकात हुई। तो उन मुअज़्ज़ज़ मेहमान की कुछ डीप फेक वीडियोज़ जो हैं वो बनाई गई थी उस यूएई के मुअज़्ज़ज़ तरीन मेहमान की। तो इम्प्रेशन सोसाइटी में शायद ये भी आ गया कि यार ऐसा हुआ है तो ये भी एक वजह हो सकती है, या वीज़ा प्रोसेस, क्योंकि गंद है ना हमारे यहाँ, हमारे कुछ लोग हैं जो एक मखसूस माइंडसेट रखते हैं। तो इसके ऊपर आपका क्या रद्द-ए-अमल है कि ये मुअज़्ज़ज़ मेहमान जितने आते हैं, ये तो हमें उनकी ख्याल रखना चाहिए उनके? देखिए, मैं आपको, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट ऐड किया, क्योंकि यही मुझे कम्युनिकेट एक और जगह से किया गया था पॉइंट, कि अब जो वीज़ा ना भी मिलने की एक और वजह, एक और भी यही वाली है कि जिसमें हम लोग कुछ भी कीबोर्ड वॉरियर बने हुए हैं और कुछ भी सोशल मीडिया पे लिख देते हैं। आपने तो खैर डीप फेक की बात की आपने, कि बाकायदा कोई इमेज बन गई, कोई वीडियो बनाई गई, फेक वीडियोस बना के वो बेहुदा वीडियो बना के पब्लिश की गई। लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ओवरऑल सोशल मीडिया की, यानी कि आप देखें, आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आपने पाकिस्तान की कोई बुराई लिखी, सिर्फ आप पाकिस्तान की लिख रहे हैं, और अब आप अगले महीने यूएई का वीजा अप्लाई कर रहे हैं, हाँ। तो आप इस बात पे यकीन रख लें यूएई आपको वीजा नहीं देगा वीजा। अच्छा जी, क्योंकि आपका सोशल मीडिया पे जो एक्टिविटी लॉग है वो पूरा रिकॉर्ड हो रहा होता है। ठीक हो गया। और अगर मैं इसी को कंपेयर अगेन मैं अमेरिका के साथ करूंगा, अमेरिका में अगर आप विजिटर वीजा अप्लाई करेंगे ना, तो DS 160 का एक फॉर्म फिल होता है, जो कि सिर्फ एक फॉर्म होता है और 2x2 की एक पिक्चर उसके ऊपर पेस्ट होती है। उसको आपकी कोई डॉक्यूमेंटेशन से गर्ज नहीं है, सारा का सारा उसके ऊपर कमाल है। लेकिन उसके अंदर सोशल मीडिया के लिंक्स अवेलेबल हैं आपके, वो लिंक्स के ऊपर जाएगा, वो देखेगा कि आपने अपने कंट्री या यूएस की कंट्री के हवाले से कोई एक्सट्रीमिज्म, कोई पोस्ट तो शेयर नहीं की हुई आपने, कोई ऐसी, यानी ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज हो गई है कि दूसरे ममालिक के लोग अब इस चीज को जज करेंगे, ये बंदा अपने मुल्क के लिए कैसा है, अगर अपने मुल्क के खिलाफ है हमारे लिए क्या होगा। एग्जैक्टली। तो अब अगर वो
ज़ाहिर बात है जो उनके केस ऑफिसर्स हैं, केस मैनेजर्स हैं यूएई के, अगर वो देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान के हवाले से इसने ऐसा कमेंट किया है और अगर कल को ये यूएई में आके बैठ जाते हैं, अगर इनको वीज़ा दे देते हैं तो कल तो ये यूएई के हवाले से भी ऐसी बात करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अच्छा हुआ आपने ये इसको रेस किया, आपने बताया इस पॉइंट को। ये पॉइंट भी उस पॉइंट्स के अंदर शामिल था ये कि अब जो जजमेंट होगी वो आपके सोशल मीडिया, ये अमेरिका तो पहले से करता था लेकिन यूएई की वीज़ा में भी ये अब ये पॉइंट देखा जाएगा फैक्टर कि आपने सोशल मीडिया पे क्या कुछ किया हुआ है, आपकी प्रॉपर पिक्चर लगी हुई हो, आप अपना प्रोफेशनली एक अपना प्रोफाइल बना रहे हो, आपका लिंक्डइन प्रॉपर मेंटेन हुआ हो। मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, वरना तो अगर आप समझते हैं कि मैं सिर्फ ऐसी अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा हूँ कीबोर्ड वॉरियर के तौर पे मैंने लिख दिया और मुझे कल को कोई भी कंट्री मुझे वीज़ा भी दे दे और फिर हम उनको ब्लेम करें कि मैंने इतनी फीसें दे दी, पता नहीं क्यों वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया उन्होंने मेरा, और ये भी ब्लेम करेंगे पाकिस्तान की इज्जत नहीं है इसलिए वीज़ा नहीं मिल रहा है, इसलिए वीज़ा नहीं मिल हमारे रहा। ग्रीन पासपोर्ट की जो रिस्पेक्ट नहीं है तो इसलिए वीज़ा नहीं मिल रहा है। करतूत हमारे अपने ही है जो हम कुछ सोशल मीडिया बता रहे होंगे और हम अगेन किसी और को ब्लेम करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है फिर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए और काफ़ी मुफस्सल गुफ्तगू हुई आपसे, काफ़ी मौज़ूआत का अहाता हुआ और बिलखुसूस आपने जो ये बात की कि जो डिजिटल मीडिया है उस पर आपकी जो एक्टिविटी है असल में वो आपका अब जो है वो विजिटिंग कार्ड भी वही है आपका, पोर्टफोलियो भी आपका वही है, मैं तो कहूँगा रिज्यूमे भी आपका वही है। अगर हम लिंक्डइन पर्सपेक्टिव में अगर इसको जाके देखने जा रहे हैं, वो सोशल डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, तो गाय बगाए आपके साथ मज़ीद मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू होती रहेगी। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, आज आपने प्रोग्राम देखा। आज के प्रोग्राम में हमने जिन मौज़ूआत का अहाता किया वो बहुत अहम मौज़ूआत थे। हर शख्स मुल्क से बाहर जाना चाहता है, कोई पढ़ने जाना चाहता है, कोई बिज़नेस करना चाहता है, कोई फैमिली के साथ शिफ्ट होना चाहता है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ साथ बुनियादी बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, अवेयरनेस होना ज़रूरी है और एक अच्छे वीज़ा कंसल्टेंट तक आपका राब्ता होना ज़रूरी है, तभी आप अपने इस मिशन को इनकम्प्लिश कर पाएंगे। अपना और अपने अहल खाना का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।